आज हम बात करेंगे हिस्ट्री थ्रू टाइमलाइन की। तो सबसे पहले हमारा आता है पेलियोलिथिक एज। पेलियो मतलब होता है ओल्ड, लिथिक मतलब होता है स्टोन, ओल्ड स्टोन एज। ये हमारा आता है 20 लाख बिफोर क्राइस्ट से लेकर 38,000 बिफोर क्राइस्ट तक। अब क्या होता है इस बीच में 3,40,000 बिफोर क्राइस्ट में बिगिनिंग ऑफ मैनकाइंड स्टार्टेड। और जो अर्ली मैनकाइंड का जो स्वरूप था उसको बोलते थे होमोनिड्स। ठीक है, और ये कहाँ पर आए थे? लोअर पेलियोलिथिक में। कहाँ पर? लोअर पेलियोलिथिक में। लोअर पेलियोलिथिक कहाँ तक था? अप टू 10,000, सॉरी 100,000 बिफोर क्राइस्ट तक। अच्छा, ये जो पूरा चीज़ है ना कि कौन सा मतलब ह्यूमन के जो एंसेस्टर्स थे, कौन से पहले आए कौन से बाद में, उसको याद रखने के लिए एक ट्रिक बनाई है हमने। आपको सिर्फ लिखना है स्नेहा और उल्टा लिखना है SNEHA। ठीक है, तो सबसे पहले आया था A फॉर ऑस्ट्रेलोपिथेकस, H फॉर होमो हैबिलस, E फॉर होमो इरेक्टस, N फॉर नियंदरथल्स और S फॉर सेपियंस। ओके, एस्ट्रेलोपिथेकस। एस्ट्रेलोपिथेकस का एग्जांपल है लूसी, जो अफ्रीका में मिला था हमें। होमो हैबिलस, देन ई से इरेक्टस, एन से नियंदरथल और एस से सेपियंस। राइट। होमो इरेक्टस हमें मिला था मिडल पेलियोलिथिक एज में, और होमो सेपियंस हमें मिलने शुरू हुए, यानी हम लोग जो हैं वो कहाँ से आने शुरू हुए? अपर पेलियोलिथिक में, जो कि 40,000 से लेकर 10,000 बिफोर क्राइस्ट तक का टाइम था। सो मीसोलिथिक सॉरी पेलियोलिथिक एज आई सबसे पहले, उसके बाद फिर आती है मीजोलिथिक एज। राइट, और होमो सेपियंस कहाँ पर आ गए थे? अपर पेलियोलिथिक में आ चुके थे। राइट, यानी पाषाण काल में मानव आ चुका था। मीजोलिथिक एज, पेलियोलिथिक थी 20 लाख से 38,000 बिफोर क्राइस्ट, मीजोलिथिक है 38,000 से 10,000 बिफोर क्राइस्ट। सो मीजोलिथिक एज को बेसिकली बोला जाता है ट्रांजिशन पीरियड फ्रॉम पेलियोलिथिक टू नियोलिथिक। पुराने से नए के बीच की एक एज है ये, जिसको हम बोलते हैं मीजोलिथिक एज। राइट, अब देखते हैं नियोलिथिक एज के बारे में। सो नियोलिथिक एज की शुरुआत होती है 10,000 बिफोर क्राइस्ट से 4,500 बिफोर क्राइस्ट तक। यहाँ पर बहुत सारे इम्पोर्टेंट चेंजेस हुए इस एज में। ग्रेट चेंजेस टेकन प्लेस ड्यूरिंग दिस एज, और इसीलिए इसको नियोलिथिक रिवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। 8,000 बिफोर क्राइस्ट में हमें सबूत मिले कि एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था फर्स्ट टाइम। कहाँ पर? नाइल वैली, इजिप्ट में। देन नियोलिथिक एज के बाद जो नेक्स्ट एज आती है वो आती है चाल्कोलिथिक एज। चाल्को का मतलब होता है कॉपर, तो यहाँ पर कॉपर का सबसे ज़्यादा यूज़ होता था, सो दैट इज़ कॉल्ड चाल्कोलिथिक एज। ये आपकी थी 4,500 बिफोर क्राइस्ट से लेकर 2,500 बिफोर क्राइस्ट तक। कौन सी थी? चाल्कोलिथिक एज। इसमें क्या हुआ? फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड बाय मैन, वो क्या था? कॉपर। और बिगनिंग ऑफ आईवीसी, ये भी कब थी? ड्यूरिंग चाल्कोलिथिक एज। राइट, क्योंकि हम जानते हैं कि आईवीसी में आयरन नहीं था, कॉपर था। और आईवीसी जो है वो वैदिक एज जिसमें आयरन मिला था उससे पहले आई थी। राइट, इनफैक्ट जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, और उसके बाद आने वाली जो वैदिक सिविलाइजेशन है वो अर्बन ना होकर रूरल सिविलाइजेशन थी, यानी गांव वाला सिस्टम था। और आईवीसी जो उससे पहले आई थी वहाँ पर शहरी सिस्टम मिला हमें। प्री हड़प्पन 4,500 से 3,500 बिफोर क्राइस्ट तक। प्रोटो हड़प्पन 3,500 से 2,500 बिफोर क्राइस्ट तक हमें मिले हैं। अब चाल्कोलिथिक एज के बाद आती है नेक्स्ट जो एज है वो है ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज में क्या होता है? 2,500 बिफोर क्राइस्ट से लेकर 1,750 बिफोर क्राइस्ट। राइट, इसमें हड़प्पन एज को अगर हम देखें तो वो भी इसके अंदर ही आती है, ब्रॉन्ज के अंदर, क्योंकि हड़प्पन एज भी इसके अंदर ही आएगी 2,500 से 1,750 बिफोर क्राइस्ट तक। ब्रॉन्ज बेसिकली क्या होता है? कॉपर प्लस टिन का एक एलॉय होता है, और आईवीसी की जो हाईएस्ट स्टेज एज वेल एज जो डिक्लाइन है वो यहीं पर देखा गया था, ब्रॉन्ज एज में। राइट,
ब्रॉन्ज एज के बाद जो नेक्स्ट आता है वो है आयरन एज, जो शुरू होता है 1000 बिफोर क्राइस्ट ऑनवर्ड्स एंड कंटिन्यूड, यानी आज तक जो एज चल रही है वो आयरन एज है, क्योंकि आज भी हम सबसे ज़्यादा किसका, लौह का, इस्पात का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लेटेस्ट मेटल एज जो है वो है आयरन एज। अब आयरन एज का बहुत ही गहरा रिलेशन है किससे, इंडस वैली, सॉरी आपका आर्यन सिविलाइजेशन से, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, या वैदिक सिविलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन को जस्ट वर्गीकरण किया गया, इसकी ग्रुपिंग करी गई है। प्री हड़प्पन 4500 से लेकर 3500 बिफोर क्राइस्ट, प्रोटो हड़प्पन 3500 से 2500 बिफोर क्राइस्ट, और प्रॉपर जो हड़प्पन मिला है हमें 2500 से 1750 बिफोर क्राइस्ट। सो दिस इज द टाइमलाइन। आगे देखते हैं। अब बात होती है माइग्रेशन ऑफ आर्यंस स्टार्टेड अराउंड 1700 बिफोर क्राइस्ट, और हमने पीछे देखा था कि 1750 के आसपास हड़प्पा का जो है डिक्लाइन शुरू हो गया था। तो एक तरफ हड़प्पा डिक्लाइन कर रहा था, दूसरी तरफ आर्यंस एंटर कर रहे थे इंडिया वाले रीजन में, यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उस समय के। So 1500 before Christ, Aryans traveled from Afghanistan to India through Khyber and Bolan passes, जो कि आज के पाकिस्तान में, and settled in सप्त सिंधु रीजन, यानी आज का जो पाकिस्तान का और पंजाब वाला रीजन है जॉइंटली। Cities of हड़प्पन कल्चर had declined by 1500 BC। हमने पढ़ा था कि पीछे 1750 के आसपास से डिक्लाइन शुरू हो गया था, और 1500 BC तक लगभग वो पूरी तरह से वैनिश हो गई थी। अब 1500 बिफोर क्राइस्ट से लेकर 1000 बिफोर क्राइस्ट, यानी 1500 बिफोर क्राइस्ट टू 1000 बिफोर क्राइस्ट तक आपका क्या था, अर्ली वैदिक पीरियड, या जिसको हम जानते हैं ऋग वैदिक पीरियड के नाम से। देन 1000 बिफोर क्राइस्ट से 600 बिफोर क्राइस्ट तक रहा आपका लेटर वैदिक पीरियड। दोनों में डिफरेंस ये है कि जो अर्ली वैदिक पीरियड था उसको आप कह सकते हो कि वो एक तरह से काफ़ी प्योर पीरियड था, मतलब उस वक्त ज़्यादा रिचुअल और ये सब नहीं होते थे, रिलीजन का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था, सिर्फ डेटिफिकेशन कर दिया गया था नेचर की फोर्सेस का। लेटर वैदिक में क्या हुआ, जो कर्म कांड है या रिचुअल्स है वो हावी हो गए, और यहाँ पर बहुत सारी इविल्स आ गई सोसाइटी में। ये सब हम आगे देखेंगे जब डीप में पढ़ेंगे। देन ऐसा माना जाता है कि जो बैटल ऑफ महाभारत है वो फॉट किया गया था अराउंड 956 बिफोर क्राइस्ट इन कुरुक्षेत्र। अब इंट्रोडक्शन ऑफ आयरन, लगभग 1400 बिफोर क्राइस्ट से आयरन आ गया, इसीलिए यहाँ से ऐसा माना जाता है कि आयरन एज स्टार्ट हो गई। अब ऐसा है कि कहीं पर आपको 1000 बिफोर क्राइस्ट मिलेगा, कहीं पर 1400 बिफोर क्राइस्ट। तो हिस्ट्री में ये जो 100 200 400 500 साल इतना मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि हिस्ट्री की जो टाइम लाइन है वो बहुत ही वास्ट है, तो इतना आपको समझना पड़ेगा। अब आयरन एज में थोड़ा आगे चलते हैं। अब जब आयरन आ गया हमारे पास तो क्या हुआ कि आयरन के टूल्स से जंगलों को काटना बहुत आसान हो गया। अब जब जंगल कटे तो बहुत सारी कृषि योग्य भूमि आ गई हमारे पास, ठीक है। जब बहुत सारी कृषि योग्य भूमि आ गई तो वहाँ पर काफ़ी उपज होगी, जो पहले सस्टेनेबल सब्सिस्टेंस, मतलब सिर्फ खाने के लिए जो उगाया जाने वाला एग्रीकल्चर था वो चेंज होकर अब व्यापार के लिए उगाया जाने वाला एग्रीकल्चर बन गया। मतलब ज़रूरत से ज़्यादा अनाज की उपज होने लग गई, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिला, और धीरे धीरे उससे टैक्स बढ़ा, राजा की पावर बढ़ी। तो जब ये सारी चीज़ें होने लग गई ना, तो ये जो छोटे छोटे कबीले थे ये जनपद का रूप ले लिया इन्होंने, और एक जनपद दूसरे जनपद को लड़कर किसी तरह से उसकी ज़मीन कब्जा करने लग गया, और ऐसे करते करते महाजनपद बने। तो वो सब अभी हम देखेंगे। वैदिक पीरियड अभी हमने पीछे देखा था, अर्ली वैदिक पीरियड या ऋग वैदिक 1500 से 1000 बिफोर क्राइस्ट, लेटर वैदिक 1000 बिफोर क्राइस्ट से 600 बिफोर क्राइस्ट। अब 6th century बिफोर क्राइस्ट में स्ट्रिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल करंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब चेतना आई, कह सकते हैं एक तरह से आप, पूरे विश्व में। और इसी का एक आपको रूप देखने को मिलेगा जैनिज्म के रूप में, बुद्धिज़्म के रूप में, जैनिज्म के रूप में। जैनिज्म एमर्ज ड्यूरिंग ऋग्वेदिक टाइम। उस वक्त क्या होती थी, श्रमणा परंपरा होती थी। तो 24 तीर्थंकर हैं जैनिज्म में, उससे पहले के 23 तीर्थंकर, जैसे पहले ऋषभ देव हैं और सबसे लास्ट भगवान महावीर जैन है। तो वो भी उसी परंपरा से आते हैं। जो जैन एज अ रिलीजन है उसको फाउंडेड करा भगवान महावीर जैन ने, जो हमारे 24 तीर्थंकर थे।
By 6th before Christ, 6 philosophical systems called Shad Darshana were founded. ये हम आगे देखेंगे. और बुद्धिज्म भी आ गया था उस टाइम तक. अच्छा, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है. एज अ रिलीजन अगर हम बात करें तो जैनिज्म की शुरुआत महावीरा के साथ हुई है, राइट. उससे पहले जैनिज्म एज ए रिलीजन एग्जिस्ट नहीं करता था. वो सिर्फ एक श्रमण परंपरा थी, यानी वॉन्डरिंग मॉन्क्स थे जो ज्ञान की तलाश में भटकते थे. सिमिलरली बुद्धा ने भी बुद्धिज्म एज ए रिलीजन शुरू करने के लिए कभी नहीं बोला था. उसको बाद में रिलीजन बना दिया गया उनके फॉलोअर्स के द्वारा. आगे देखते हैं. महाजनपदा, लगभग 16 महाजनपदा की बात हुई है, ठीक है, जिसमें से 4 जो इम्पोर्टेंट जनपद बने 16 से, जो कि है आपका मगध, कोशाला, अवंती, वत्सा. और इन सब को भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग महाजनपद था जिसने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, जिसका नाम था मगध. मगध अंपायर में आगे हम देखेंगे, मगध अंपायर में हर्यंका डायनेस्टी ने रूल करा, जिसके पहले किंग थे बिम्बिसारा, फिर अजातशत्रु, फिर उज्जैन, फिर आती है शिशुनागा डायनेस्टी जिसमें कालाशोका इंपॉर्टेंट किंग है. फिर नंदा अंपायर आ जाता है. नंदा अंपायर में महापद्मनंदा आते हैं. फिर धनानंदा आते हैं. धनानंदा वाज द वन जिसने डिसरिस्पेक्ट किया था चाणक्य को. अब ये जो पूरा पीरियड चल रहा है ना नंदा एम्पायर वाला, इस नंदा एम्पायर के पीरियड के दौरान ही क्या हुआ था, जो इंडिया का वेस्टर्न पार्ट था वहाँ से अटैक होने शुरू हो गए थे इंडिया पे, ठीक है. तो वो चीज़ भी हम देखेंगे, जैसे ग्रीक इन्वेजन शुरू हो गए थे अलेक्जेंडर के द्वारा. सेल्यूकस निकेटर उसका गवर्नर था जिसको उसने इंडिया में भेजा था. देन इसके अलावा पर्शियन इन्वेजन शुरू हो गए थे. पर्शियन इन्वेडर्स थे जैसे साइरस, डेरियस, जीरिस. अब आगे चलकर क्या होगा, ये जो नंदा एम्पायर था इसको ओवरटेक कौन कर लेगा, मौर्यन एम्पायर. और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किंग आएंगे जिनका नाम है चंद्रगुप्ता मौर्य, 322 से 298 बिफोर क्राइस्ट. उसके बाद आएंगे बिंदुसारा, फिर आएंगे अशोका द ग्रेट. जो बिंदुसारा थे इन्होंने प्रमोट करा था कल्चरल रिलेशंस विद इंडो ग्रीक्स, इसके लिए जाने जाते हैं. अशोका के बाद और भी कुछ किंग आएंगे, कुणाल, दशरथ, और सबसे लास्ट जो रूलर आते हैं मौर्यन एम्पायर के वो हैं बृहद्रथा. जब एंड हो जाता है मौर्य एम्पायर का तो उन एक्चुअली एंड कैसे हुआ, जो सेनापति थे मौर्य एम्पायर के पुष्यमित्र शुंगा, उन्होंने ओवरटेक कर लिया था जब वो किंगडम वीक हो गया था. तो 185 बिफोर क्राइस्ट में पुष्यमित्र शुंगा किल्ड द लास्ट मौर्यन किंग ऑफ मौर्यास एंड इस्टेब्लिश करी इन्होंने शुंगा डायनेस्टी. अच्छा, इस टाइम पे और क्या हो रहा था, अगर हम पैरेलली देखें तो बैक्टीरियन ग्रीक इन्वेजन हो रहा था. और वहाँ से जो किंग्स इंडिया में एंटर करे थे, अग्निमित्रा, देवभूति, बेसिकली जो अग्निमित्रा और देवभूति थे सब थे शुंगा डायनेस्टी के किंग. सो लास्ट थे देवभूति. और बैक्टीरियन इन्वेजन हो रहा था, उधर से भी काफ़ी लोग एंटर कर रहे थे. तो वो सब आगे यहाँ पे हम देखेंगे, आगे उनसे लड़ाइयाँ होती रहेंगी. अब धीरे धीरे फर्स्ट सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट आ जाता है. इसमें क्या होता है, यहाँ पर हमारी एक डायनेस्टी आती है जिसको बोलते हैं काणवा डायनेस्टी. इसमें इम्पोर्टेंट जो किंग हुए वासुदेव काणवा. इन्होंने काणवा डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया बाय किलिंग द लास्ट शुंगा रूलर, ठीक है. ये भी क्या थे, मिनिस्टर ऑफ शुंगा थे वासुदेव कानवा. जैसे पुष्यमित्र शुंगा जो है कमांडर इन चीफ थे मौर्यास के, ऐसे ही काणवा, मतलब हिस्ट्री रिपीट कर रही है, क्या थे, मिनिस्टर ऑफ शुंगास थे. और उन्होंने ही उनको ओवरटेक कर लिया. ऐसा ही होता था किंगडम्स में, जैसे ही कोई भी किंगडम वीक होता था इंटरनली ही उसको जो भी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती थी अंडरटेक कर लेती थी. काणवा डायनेस्टी के बाद आएगी सतवाहनास. सतवाहना को आंध्रास के नाम से भी जाना जाता है. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट किंग हुए जैसे सिमुका, कृष्णा, श्री सतकर्णी, हाला वॉज अ ग्रेट स्कॉलर. गौतमी पुत्र सतकर्णी 106 से 130 आफ्टर डेथ, यानी एडी तक. अब ये हम एडी में आ गए हैं यहाँ पे.
देन इसके पैरेलल में हम देखें तो छेदी डायनेस्टी चल रही थी जिसके एक इम्पोर्टेंट किंग थे खारवेला। सो गौतमी पुत्र सतकर्णी। अच्छा यहाँ पर ये देखो, ये जो गौतमी पुत्र है ना, सो दिस इज द नेम टेकन फ्रॉम द मदर साइड। तो ये इनकी एक स्पेशलिटी थी कि ये मदर का नाम यूज करते थे पहले। देन केम यशिष्ठ पुत्रा पुलामयी, देन यज्ञश्री सतकर्णी। इसके बाद फिर आगे चलकर इक्ष्वाकुस आ जाएंगे, फिर पल्लवास आ जाएंगे, और यहाँ पर पैरेलल में बहुत सारे किंगडम्स चलने लगेंगे, कुछ साउथ में। आगे देखते हैं। बैक्टीरियन एंड पार्थियन इन्वेजन हो रहे थे, ऊपर हमने बात करी थी, तो वहाँ से फिर आगे चल के होगा शाकास या सिंथियंस आ जाएंगे सेंट्रल एशिया से, ये भी इंडिया पे अटैक करेंगे, और उनके कुछ किंग्स थे मोइस, हम बात कर रहे थे शाकास या स्किंथियंस की जो आए थे सेंट्रल एशिया से। इनके जो इंपॉर्टेंट किंग थे मोइस 1 बिफोर क्राइस्ट के टाइम में थे एजिस। देन उसके बाद आते हैं पार्थियंस। पार्थियंस वर ऑफ ईरानियन ओरिजिन। अच्छा, इसके बाद आगे आते हैं कुशाणास। कुशाणास वर बेसिकली फ्रॉम चाइना, वहाँ की एक ट्राइब होती है यूची ट्राइब, उससे बिलोंग करते हैं ये लोग। और ओरिजिनली ये वेस्टर्न चाइना से आए थे, और इन्होंने डिफीट किया था शाकास को और पार्थियंस को। अच्छा, कुशानास अपने आप को देवपुत्रा के नाम से भी कहलवाते थे। कुशानास के जो इम्पोर्टेंट किंग थे वो थे कैडाफिसिस 1, कैडाफिसिस 2। अब इसी कुशान डायनेस्टी में आगे चल के एक बहुत इंपॉर्टेंट किंग आते हैं जिनका नाम है कनिष्का, और कनिष्का ने शाका एरा की शुरुआत की थी। कनिष्का 78 से 120 एडी तक। उसके बाद हुविक्षा और वसुदेव वर अदर important kings in this dynasty. अच्छा, अब पीछे ये जो कुशानास था ना, ये चला आ रहा है, आगे चल के फिर गुप्ता एम्पायर आएगा और काफ़ी आगे तक हम जाएंगे। पर उससे पहले एक चीज़ हमें ध्यान देना है कि साउथ में और नॉर्थ में एक डिफरेंस था। नॉर्थ में जो ये महाजनपदास आ गया, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और ये सारी चीज़ें थोड़ी पहले आ गई, और साउथ में काफ़ी टाइम तक, क्योंकि वो एक तो इनएसेसिबल एरिया था, जंगलों से घिरा हुआ था, और ट्राइबल सोसाइटी उधर बहुत स्ट्रांग थी, तो वही कल्चर फॉलो होता रहा काफ़ी टाइम तक। तो इसलिए पैरेलली अगर हम देखेंगे ना, तो अभी भी मेगालिथिक कल्चर चल रहा था साउथ में 1200 बिफोर क्राइस्ट से 300 बिफोर क्राइस्ट तक। देन फिर संगम एज आती है साउथ में, ये सब पैरेलली चल रहा है 300 बिफोर क्राइस्ट से 300 एडी तक। यहाँ पर संगम लिटरेचर कंपोज किया गया अंडर पैट्रोनेज ऑफ पांड्या किंग्स ऑफ मदुरई। एंड ये जो संगम लिटरेचर है ना, वन ऑफ द ज्वेल्स ऑफ इंडिया है। देन आगे चल के फिर चेरा चोला पांड्या की बात करते हैं हम। चेरा जिनकी कैपिटल वंजी थी, चोला जिनका उरयूर था, पांड्यास का मदुरई था। आगे चल के फिर यहाँ पर कालभद्रा का रूल आएगा, और फिर आगे चल के यहाँ पर आपके आ जाएंगे पल्लवास, चालुक्यास, ये सब अभी हम देखेंगे। पल्लवास में कुछ इंपॉर्टेंट किंग थे जैसे कि महेंद्र वर्मन 1, नरसिम्हा वर्मन 1, नरसिम्हा वर्मन 2, राजसिम्हा चोला के नाम से भी जाना जाता था। इन लोगों ने बेसिकली जो केव आर्किटेक्चर है ना, उसको बहुत ही एक्सीलेंस करा था। केव टेम्पल स्टाइल जो है, जैसे आपके रथास के जो टेम्पल्स है ना, वो सब पल्लवास के बनाए हुए हैं। देन चालुक्यास, पुलकेशिन 1, पुलकेशिन 2, विक्रमादित्य, कीर्तिवर्मन 2। आगे चल के आप देखोगे फिर इधर पालास, राष्ट्रकूटा, गुर्जर प्रतिहारा, ये सब आ जाएंगे। तो इसके लिए अब हमें थोड़ा वापस जाना पड़ेगा, कहाँ पर, गुप्ता एम्पायर पे। तो कुशाणा के बाद बीच में छोटे मोटे एम्पायर आए, और एक जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट एम्पायर आता है वो है आपका गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर के फाउंडर थे श्री गुप्ता। ठीक है, इन्होंने अपने आप को टाइटल दिया था क्या, महाराजा का। घटोत्कच आते हैं उसके बाद, इन्होंने भी महाराजा का टाइटल लिया था, श्री गुप्ता और घटोत्कच। फिर आते चंद्रगुप्ता 1। सो चंद्रगुप्ता 1 ने टाइटल लिया था महाराजा धीराज का।
ठीक है। और गुप्ता एरा जो एक्चुअल में स्टार्ट हुआ था वो यहीं से स्टार्ट हुआ था, चंद्रगुप्ता वन से। आगे आते हैं समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता 330 से 380 एडी। समुद्रगुप्ता को इंडियन नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आता है चंद्रगुप्ता टू यानी विक्रमादित्य, देन कुमार गुप्ता, देन स्कंद गुप्ता। सो कुमार गुप्ता एंड स्कंद गुप्ता ने हूणों के साथ लड़ाई की थी, इंडिया को सेव किया था उनसे। उसके बाद फिर लगभग 7th सेंचुरी एडी आ जाता है और हर्षा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट किंग है वो आ जाते हैं। हर्षा के बाद आगे चल के जो ट्रिपार्टाइट एक स्ट्रगल जो हम पढ़ते हैं वो आ जाता है, जिसमें गुर्जर प्रतिहारा इन नॉर्थ इंडिया, पालास इन ईस्टर्न इंडिया, राष्ट्रकूटा इन साउथ इंडिया। और ये जो ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल होता है इनके बीच में किसके लिए होता है? कन्नौज के लिए, ठीक है। आगे चल के फिर कुछ राजपूत स्टेट्स बनेंगे जिसमें चौहान्स, चंदेलास, परमार्स एटसेट्रा आ जाएंगे। अब ये जो राजपूत किंगडम्स हैं अबाउट 7th सेंचुरी मतलब हर्षा के बाद, जब हर्षा का पतन होगा तो जो छोटे छोटे किंगडम्स है स्ट्रॉन्ग होने लगेंगे। तो 7th से लेकर 12th सेंचुरी आफ्टर डेथ तक मतलब सी तक, या जिसको हम एडी बोलते हैं, वहाँ से ये राजपूत किंगडम शुरू होंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट किंगडम्स है वो देख लेते हैं, जैसे गुर्जर प्रतिहारा। इसके फर्स्ट जो ग्रेट लीडर थे वो थे हरिश्चंद्रा और इनकी कैपिटल थी भीनमल। गुर्जर प्रतिहारा, हरिश्चंद्रा, भीनमल। गुर्जरा, अच्छा ये जो गुर्जर्स थे ना इनकी दो ब्रांच थी। पहली ब्रांच थी जिसने रूल करा गुजरात पे और दूसरी ब्रांच थी जिसने रूल करा अवंती पे। प्रतिहारा विथ वॉर विथ पालास ऑफ बंगाल एंड राष्ट्रकूटा ऑफ डेक्कन, ठीक है, ये एक अलग है प्रतिहारास। देन इसके अलावा आपके चौहान्स। चौहान्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। तो चौहान ने रूल करा था, मतलब जो चौहान आपके किंगडम थे उसने रूल करा था अजमेर को। इनके जो इम्पोर्टेंट किंग थे वो थे विग्रहराज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंग, एंड उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था दिल्ली को, चौहान किंग। अच्छा चौहान्स ने ही मतलब लड़ाई करी थी मोहम्मद घोरी से। फिर परमार्स। परमार्स के इम्पोर्टेंट किंग है भोज, नोन फॉर कल्चरल एंड मिलिट्री कंट्रीब्यूशंस। अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध हुआ था, मतलब आगे चलेंगे जब इन सब चीज़ों से तो आगे चल के 1712 एडी में, ये इम्पोर्टेंट है, अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध हो जाएगा, मतलब अरब से इन्वेजन होना शुरू हो जाएगा। देन प्रॉपत मोहम्मद साहब माइग्रेटेड टू मदीना 622 एडी और प्रॉपत मोहम्मद साहब की डेथ हो जाती है 632 एडी में। देन 622 एडी में स्टार्टिंग ऑफ हिजरा जो कि इस्लामिक कैलेंडर है। देन खलीफत रूल स्टार्ट होता है, ये सारा कहाँ पे हो रहा है? मिडल ईस्ट में। खलीफत रूल में क्या क्या आ जाता है? उमैयद्स एंड अब्बासिड्स, ये वही है जो इन्वेड करेगा इंडिया को। तो 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम इन्वेडेड सिंध एंड डिफीटेड द किंग दाहिर। अब इस्लामिक जो मतलब इन्वेडर्स है उन्होंने एंटर कर लिया है इंडिया को, मतलब अरेबिक इन्वेजन के रूप में। तो धीरे धीरे आगे चल के 9th सेंचुरी एडी में टर्किश गवर्नर्स एस्टेब्लिश्ड इंडिपेंडेंट किंगडम खलीफत एंड बिकम ओन, मतलब एक्चुअल में पहले खलीफा था। खलीफा क्या था कि वो पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का एक सिंगल लीडर, पर जो टर्किश जो एम्पायर है वो स्ट्रांग हो जाएगा, वहाँ के गवर्नेंस स्ट्रांग हो जाएगा और इंडिपेंडेंट किंगडम बना लेंगे। और खलीफा जो है सिर्फ एक रिचुअल अथॉरिटी, मतलब एक सिर्फ नाम का रह जाएगा। फिर आगे चल के अल्पतजीन आएगा, ये इसकी कैपिटल थी गजनी। फिर अल्पतजीन के बाद अगला स्ट्रांग रूलर आएगा सुबुकजीन, इसने कैप्चर करा था पेशावर फ्रॉम जयपाला। अब ये सब इंडिया में घुस रहे हैं, ये सब मतलब आपके वेस्टर्न पार्ट ऑफ जो आज का अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान वाला रीजन है वहाँ से आ रहे हैं, सेंट्रल एशिया से आ रहे हैं और इंडिया में एंटर कर रहे हैं। देन आएगा महमूद 1997 से 1030 एडी, तो इसको महमूद ऑफ गजनी के नाम से भी जाना जाता है और इसने 17 बार रेड किया था इंडिया को। महमूद डिफीटेड सन ऑफ जयपाला जिसका नाम था आनंद पाला इन बैटल ऑफ वाई हिंद, ये इम्पोर्टेंट है, वाई हिंद का बैटल। इसमें महमूद ऑफ गजनी ने डिफीट किसको किया था? आनंद पाला को, ठीक है।
जो था सन ऑफ जयपाला। आगे देखते हैं। महमूद ऑफ गजनी एक्सपेंडेड रूल फ्रॉम पेशावर टू मोस्ट ऑफ पंजाब। फिर फिरदौसी कौन था? पोइट इन द कोर्ट ऑफ महमूद ऑफ गजनी, और उसने क्या लिखा था? शाहनामा। एक्चुअल में ये गजनी के साथ साथ चलता था और उसकी चीज़ों को डॉक्यूमेंट करता था। फिर आए अलबरूनी ने लिखा किताब ए हिंद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शाहनामा बाय फिरदौसी, अलबरूनी किताब ए हिंद। अच्छा, गजनी के बाद आता है घोरी, राइट, ये इम्पोर्टेंट है। सो बेसिकली ये उसका एक तरह से कह सकते हो गुंडा था या छोटा मोटा उसका लड़ाका था। तो सबसे पहले गजनी आता है, जेड वाला, ऐसे याद रखना, महमूद ऑफ गजनी, ठीक है। फिर आता है मोहम्मद घोरी, ठीक है, घोरी GH। सो मोहम्मद घोरी वॉज डिफीटेड बाय पृथ्वीराज चौहान इन फर्स्ट बैटल ऑफ तराई, जो 1191 AD में हुआ था। ये इम्पोर्टेंट है। पृथ्वीराज चौहान किससे लड़ा था? मोहम्मद ऑफ घोरी से, राइट, मोहम्मद घोरी, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 AD। देन आता है सेकंड बैटल ऑफ तराइन। यहाँ पर मोहम्मद घोरी डिफीट कर देता है पृथ्वीराज चौहान को, कब? एक ही साल बाद, 1192 AD में। और लेफ्ट कुतुबुद्दीन ऐबक, जो उसका जनरल था यहाँ पे इंडिया में रूल करने के लिए, राइट। अब ये मोहम्मद घोरी वापस आता है 1193 AD में, और बैटल लड़ता है कौन सी? चंदावर की, और डिफीट कर देता है जयचंद्रा को। अभी जयचंद्रा कौन था? गढ़वाल का रूलर था। ये एक्चुअली संयोगिता का फादर था, जो जिनको मतलब फोर्सफुली या उनके फादर की इच्छा के खिलाफ मैरी कर लिया था पृथ्वीराज चौहान ने। बैटल ऑफ तराई एंड चंदावर कंटिन्यूड टू एस्टैब्लिश ऑफ टर्किश रूल इन इंडिया। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अब ये जो इसके आगे की टाइम लाइन है, यानी मिडिवल इंडिया, इसको हम डिटेल में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।